नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की लिखी कहानी कवच। बिना कमरे में बैठा हुआ शून्य दृष्टि से छत की कड़ियां गिन रहा था। बड़ी मुद्दत के बाद उसे ये एकांत नसीब हुआ था, नहीं तो सारा घर जैसे कोलाहल में डूब गया था। जाने कहाँ कहाँ के अनदेखे अनजाने रिश्तेदार जुट आए थे जो उसे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ते थे। भाभियों, चाचियों और बुआओं के हुजूम से वह तंग आ गया था। चाचा और ताऊ लोगों के नामों में अक्सर गड़बड़ी हो जाती थी और उसे लज्जित होना पड़ता था। इन सब से निजात पाने के लिए चुपके से रोज शाम को हवाखोरी के लिए निकल जाता था। पर कल से इस पर भी बंदिश लग गई थी। हल्दी जो चढ़ गई थी। अब तो कमरे की उमस भरी जिंदगी ही उसकी नियति थी। यूँ घर में घूमने फिरने की उसे पूरी आज़ादी थी, पर उसका ही मन कहीं नहीं होता था। इतने सारे अनजान चेहरे, इतनी सारी घूरती आंखें वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो अक्सर यही सोचता था कि ये सब लोग तब कहाँ थे जब जिंदगी के कटीले पथ पर उसके और माँ के पांव लहूलुहान हो रहे थे। अचानक किसी अज्ञात कोने से टिड्डी दल की तरह आए ये लोग उसे जरा भी अपने नहीं लग रहे थे। वो किसी से भी घुल मिल नहीं पा रहा था और लोगों ने इसे शहरी अहंकार की संज्ञा दे डाली थी। पर वो क्या करे। यहाँ आकर जैसे वो हंसना बोलना ही भूल गया था। प्यास के मारे गले में कांटे से उगाए थे। सुराही का पानी कब से खत्म हो चुका था। उसने आवाज दी, सुमी सुमी, गिलास पानी तो दे जा। आवाज देते देते ही उसकी जीभ अंदर की तरफ हो गई और उसने जीभ काट ली। माँ सुनेगी तो जरूर नाराज होगी। घर में इतनी लड़कियां हैं, सिर्फ सुमी को ही गुहार क्यों, तो वे बुरा मान जाती हैं। उसने कोई और नाम याद करने की चेष्टा की, पर उसकी व्यर्थता पर खुद ही झेप कर रह गया। इस नक्कार खाने में उसकी तूती सुनेगा कौन। रोज की तरह आंखें आंगन से जुड़ाई थी और ढोलक शुरू हो गई थी, मगर भट्टी के पास ताई जी हलवाई से उलझ रही थी। बिजली की फिटिंग करने वाले छत पर गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। इन सबको लांघता बच्चों का शोर, उफ, लगता था कान ही फट जाएंगे। पानी की तलब इतनी तीव्र थी कि वह खुद ही नीचे उतर आया। पास आने पर वो गीतों के शब्द उसके कानों में स्पष्ट रूप से टकराने लगे। औरतें बड़े मनोयोग से गीत गा रही थी। रतन भतैया अपनी गांव गाड़ियाँ भर भर के हीरा मोती सोना चांदी और रेशम के थान लाया है। सास और जिठानी के सामने उन सब का प्रदर्शन करते हुए बहन गर्व से फूल उठी है। विनय ने सोचा, ऐसा ही तो ऊटपटांग कल्पना करती रहती हैं ये लोग, तभी तो इनका मन नहीं भरता। उसे सुबह वाला प्रसंग याद आया। छोटी सी आय में परिवार की गाड़ी मुश्किल से खींचने वाले उसके दोनों मामा सुबह आए थे। अपनी शक्ति से बेचारे बहुत ज़्यादा लाए थे, फिर भी सबके मुंह फूल गए थे। भीतर शायद की तीखी आलोचना भी हुई होंगी, क्योंकि माँ की आंखों में रुलाई के लाल डोरे स्पष्ट झलक रहे थे। कितनी बार रोएगी माँ मेरी शादी में। सच पहले से पता होता तो कभी इस झमेले में न पड़ता। उसने तो माँ की खुशी के लिए अपने आदर्शों की, अपनी इच्छाओं की बलि दे दी है, पर माँ को एक बार भी तो प्रफुल्लित नहीं देखा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है। ताई जी की कड़कदार आवाज से वो सहम गया। वो हाथ से गिलास और दूसरे में लोटा लिए पत्थर की मूर्ति सा खड़ा हो गया। ताई जी अपनी भारी भरकम देह समेटते हुए उसके पास आई। अपने हाथ से उसका गिलास भरती हुई उसी रोबदार आवाज में चिल्लाई, ये लड़कियां कहाँ मर गई सब की सब। एक गिलास पानी ऊपर नहीं पहुंचा सकती। बेचारा लड़का खुद नीचे उतर कर आया है।
उनकी इस डांट के फलस्वरूप यहाँ वहाँ से कई सहमे चेहरे झांकने लगे थे। ढोलक के गीत की क्षण भर थम गई। इस अप्रत्याशित रसभंग का निमित्त अपने को जानकर विनय को बहुत संकोच हो आया था। वो उल्टे पैर कमरे में लौट गया और पूर्ववत बिस्तर पर लेट कर छत की कड़ियाँ गिनने लगा। पर इस बार वह एकांत अधिक देर नहीं चला। लड़कियों की एक पूरी फौज कमरे में घुस आई थी। किसी के हाथ में शरबत था तो कोई ताज़ा पानी भर कर लाई थी। कोई बुआ जी के डिब्बे से 2 लगे पान चुरा लाई थी तो कोई मिठाई और नमकीन की प्लेट लगा लाई थी। फिर मनुहारों का जो दौर शुरू हुआ, विनय तो अकछका गया। ये सब किसी न किसी रिश्ते से उसकी बहनें लगती थी, पर सबके नाम तक उसे मालूम नहीं थे। उसने ताई जी की बड़ी लड़की को ही लक्ष्य करके कहा, क्या बात है, तुम लोग बहुत ज़्यादा मक्खनबाजी कर रही हो। उसने यूं ही एक बात कह दी थी, पर लड़कियों के चेहरे उत्तेजना से तमतमा उठे। क्षण भर कुछ कानाफूसी हुई। फिर स्मिता ने, जो सबकी लीडर बनी हुई थी, कहा, मक्खनबाजी की कोई बात नहीं है दादा भाई, नाश्ता तो आपके लिए स्पेशली भेजा गया है, पर आप करना चाहे तो एक काम कर सकते हैं। क्या? हम सब लोग आपकी बारात में चलना चाहते हैं। आप अम्मा बाबूजी से हमारी सिफारिश कर दीजिए प्लीज़। बात तो सिर्फ स्मिता ने की थी, पर उसका प्लीज जैसे सब लड़कियों की आंखों में उतर आया था। ये सब बड़ी आशा से उसे देख रही थी। सुमी भी। उसे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सुमी ने अपने को एडजस्ट कर लिया है। वो इतनी सारी सहेलियां पाकर प्रसन्न है, सबके साथ घुल मिल गई है। सुनो, उसने गंभीरता उठकर कहा, कहिए। 2 दर्जन उत्सुक आंखें उस पर टक गई। तुम लोगों की सिफारिश तो मैं बाद में करूँगा, पहले ये तो बता दो कि बारात में मुझे भी जाना है या नहीं। मेरी भी सिफारिश कर दो ना प्लीज़। धत, लड़कियों ने कहा और सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुमी भी। बहुत दिनों बाद विनय भी खुलकर हंस सका था, इसलिए काफ़ी हल्का अनुभव कर रहा था। पर जैसे ही वो खिलखिलाता चहकता जुलूस सीढ़ियाँ उतर गया, उदासी फिर उस पर हावी हो बैठी। मजाक में ही कही थी उसने ये बात, पर एकदम गलत तो नहीं थी। उसकी अपनी शादी हो रही थी, पर अधिकार अब तो सारे ताऊजी के हाथ में थी। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होना था। सचमुच अगर कुमकुम पत्रिकाओं में वर के स्थान पर उसका नाम न छपा होता तो उसे कभी विश्वास ही न होता कि सारे आयोजन उसी के विवाह के उपलक्ष्य में हो रहे थे। वो कहीं से भी अपने को इस उत्सव में जोड़ नहीं पा रहा था। लगता है जैसे वो तो मोहरा मात्र है, चाले तो सब ताऊजी को ही चलनी है। यौन में पदार्पण करते ही वो भी शादी के सपने देखने लगा था, पर वह जैसे किसी दूसरे जन्म की बात हो गई है। यहाँ परंपराओं से घिरा बैठा विनय, जैसे वो सब सोच भी नहीं सकता था। एमकॉम फर्स्ट डिवीज़न में पास किया था उसने। 3 महीने बाद ही उसे स्टेट बैंक में अच्छी सी नौकरी मिल गई। उसी दिन से वो कल्पना का जाल बुनने लगा था। सबसे पहले तो अम्मा की नौकरी छुड़वा देगा। बहुत कष्ट उठाए हैं उन्होंने। उसके बाद धूमधाम से सुमी की शादी होगी। उसकी अपनी शादी तो बहुत बाद की बात है, पर पहले घर की शक्ल देनी थी। वहाँ था ही क्या, 4 टूटे फूटे बर्तन और पुरानी सी चारपाइयाँ, ढंग की 2 कुर्सियाँ भी नहीं थी। पहले वह घर को सुव्यवस्थित करेगा, बाद में शादी की सोचेगा। पर वो भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम आदर्श शादी। पर सारी योजना धरी की धरी रह गई। एक दिन अचानक ही ताऊजी धमके आते ही फरमान जारी हुआ, अमुक जगह बात पक्की करके आया हूँ, चाहो तो लड़की दिखाओ। वो तो सन्ने रह गया। किसी तरह साहस बटोरकर उसने कहना चाहा, ताऊजी, मैं चाहता था पहले सुमी की। हाँ, सुमी की भी करेंगे, हमें भी फिक्र है, पर हाथ में कुछ हो तो। मतलब
मतलब ये लोग 20,000 दे रहे हैं, मतलब आप दहेज ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, दुनिया ले रही है। लेकिन ताऊ जी, मेरे आदर्श कुछ और हैं। देखो बेटे, आदर्शों की बात भाषणों में अच्छी लगती है, शादी ब्याह करते समय तो दुनियादारी में ही काम लेना पड़ता है। अच्छा बताओ, लोगे नहीं तो दोगे कहाँ से? मैं अपने बलबूते पर जोड़ लूँगा। और तब तक क्या लड़की घर में बैठी रहेगी? ताऊ जी का पारा चढ़ गया था। फिर एकदम पैतरा बदल कर बोली, वैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी ही राह चलना चाहोगे तो अच्छा ही है। मुझे जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाएगी। आगे से तुम लोगों की किसी बात में दखल नहीं दूंगा, पर कल को ये लांछन मत देना, घर वालों ने बात नहीं पूछी। और बस माँ एकदम डर गई। लगा कि सचमुच घर के बड़े बूढ़े हाथ खींच लेंगे तो कल को बच्चों के लिए रिश्ता कौन लाएगा। विनय के सारे तर्क माँ के इस भय के आगे परास्त हो गए। माँ की खुशी को उसने हमेशा सर्वोपरि माना है। उन्हीं के लिए पिता के पुश्तैनी घर से शादी करने के लिए भी उसे राजी होना पड़ा। अब कितना पछता रहा है विनय? विनय, तुम्हारे कितने दोस्त आ रहे हैं? मेरे? हैरान था विनय। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। मेरा मतलब है यहाँ आएंगे या वहीं मेरठ पहुँच जाएंगे। ताऊ जी ने अपनी बात स्पष्ट की। यहीं आ गए तब भी कोई हर्ज नहीं है बड़े भैया, चाचा जी बोले। ठाकुर साहब की जीप तो चल रही है, विनय और उसके दोस्त उसमें चले जाएंगे। बाकी लोगों के लिए बसें हैं ही। बसें? कितनी बसें चल रही हैं? 2। 2 बसों का क्या होगा चाचा जी? अरे ये कहो 2 बसों से क्या होगा, समझे? देखो बेटे, ताऊ जी समझाते हुए बोले, जिंदगी भर दूसरों की बारात में जाते रहे हैं, सबको बुलाने का मौका तो अब मिला है। बिट्टू की शादी तक पता नहीं हम रहे कि ना रहे। बिना समझ गया बिट्टू अपनी 5 बहनों के बाद इस धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। इसी का खामियाजा विनय के ससुराल वालों को भुगतना पड़ रहा है। उन नितांत अपरिचित लोगों के लिए उसका मन करुणा से भर उठा। दलपत मिश्र के यहाँ कोई गया कि नहीं? ताऊ जी ने पूछा। मैं गया था, बिट्टू ने बताया। कह रहे थे आएंगे, 2-4 चेले भी साथ लाएंगे। लाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये दलपत मिश्र कौन है? उसने भोलेपन से पूछा। रौनक है मोहल्ले की। एक बैठक में पूरी 5 किलो मिठाई डकार जाते हैं। पूड़ी कचौड़ी अलग। चेले साथ हो तो फिर कहना ही क्या। मेरठ वाले भी याद करेंगे कि कोई बारात आई थी। एक बार फिर उसका मन मेरठ वालों के लिए पसीज उठा। एक ठो गाने वाली पार्टी साथ होती तो मज़ा आ जाता। किसी ने हसरत जाहिर की। अरे वो उसका रिवाज कहाँ रहा। अब तो बैंड चले हैं, एक से एक शानदार बैंड। अपना जो बैंड तय हुआ है ना, चाचा जी ने गर्व के साथ सूचना दी, 500 रुपये फी घंटा के हिसाब से तय हुआ है। पूरे 60 आदमी होंगे। मास्टर बोला कि जरी की वर्दी का चार्ज अलग होगा। मैंने कहा कोई परवाह नहीं, पर शो जमना चाहिए। उपस्थित सभी लोगों ने चाचा जी की सूझबूझ की दाद दी और दूसरे मसलों पर चर्चा शुरू हो गई। पर बनिए का दिल बैठने लगा। 2-2 बसें, एक जीप, इतना महंगा बैंड आतिशबाजी कहाँ से आएगा? इतना खर्च कौन करेगा? क्या उन्हीं 20,000 रुपये की होली जलाई जा रही है? वह इस दहेज के सख्त खिलाफ था, पर उसने चाहा कि जब दिए ही हैं तो उसे सुमी के लिए फिक्स डिपॉजिट में रख दें। पर लगन के बाद से वो रुपए देखने को नहीं मिले थे। उसमें कुछ पूछने का साहस भी नहीं था। वैसे भी माँ ने कसम दे दी थी, इन पैसों की चर्चा भी न चलाना। माँ बेचारी खुद चक्रव्यूह में फंस गई थी। बेटी की शादी को लेकर उन्होंने कई सपने सजोए थे।
अपनी कल्पना में बहू को तरह तरह से सजाया संवारा था, पर अपने मन से करने का साहस उनमें नहीं था। अपनी संचित सारी पूंजी उन्होंने ताऊ जी के चरणों में डाल दी थी। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, पर वो घर बहू के लिए काफी था। पर चढ़ाने के लिए जैसे जेवर और कपड़े रखे जा रहे थे, उसे देखकर मन खट्टा हो गया था। वे खून के आंसू पीकर रह गई थी। ये जो व्यर्थ के तामझाम हो रहे थे, उसका 10वां हिस्सा भी अगर बहू के काम आता। विनय, क्या तय किया है तुमने? फ्रिज लोगे या स्कूटर? जी। बड़ी दीदी के प्रश्न पर विनय चौंक पड़ा था। वो कुछ कहे इससे पहले ही छोटी दीदी बोली, फ्रिज तो बाद में भी खरीदा जा सकता है, तुम तो स्कूटर लेना, घूमने घामने के काम आएगा। लेकिन देखना वेस्पा या लम्ब्रेटा ही लेना, नहीं तो कोई भी सड़ा सा मॉडल पकड़ा देंगे। लेकिन दीदी, बड़ी मुश्किल से उसे बोलने का अवसर मिल पाया। अब कुछ की गुंजाइश ही कहाँ है? ऑलरेडी हम लोग इतना ले चुके हैं। वाह रे मेरे छुपे रुस्तम, बड़े जीजा जी ने पीठ पर धौल जमाते हुए कहा। अभी से इतनी हमदर्दी होने लगी? घबरा मत यार, छोटे जीजा जी ने चिकोटी ली। जाते ही थोड़े मार बैठेंगे, पहले अता पता लगाएंगे। उनकी और भी तो बेहता लड़कियां हैं। ये तो मांग चुके, मुंह सी कर बैठ जाएंगे। छोटी दीदी ने शंका प्रकट की। लीव इट टू मी, सब संभाल लूंगा। छोटे जीजा जी ने सबको आश्वस्त किया। अपने तो पहले से एजेंट लगे हुए हैं, पहले ही आगाह कर दिया है कि पीड़ितों की बारात समझकर सूखा मत टरका देना, चकाचक होना चाहिए। क्यों विनय, कभी कभार थोड़ा शौक तो फरमाते हो ना? शौक? कैसा? अरे ये क्या शौक फरमाएगा, बड़ी दीदी बोली। चाय पीना तक तो इसने कॉलेज जाकर सीखा है। चाची ने दोनों बच्चों को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी है, तभी तो इतने लायक निकले हैं। अपनी इस प्रशंसा से भी विनय पुलकित नहीं हो सका, बल्कि उसे तो यह सब सुनकर ही घबराहट सी होने लगी है। आखिर इन लोगों का इरादा क्या है? आखिर कितना नीचे उतरेंगे हम लोग? कल रात बिट्टू के दोस्तों के साथ बैठकर कन्या पक्ष की लड़कियों को तंग करने की ऐसी शर्मनाक योजना बनाई कि विनय गुस्से से तिलमिला गया था। पर किसी ने उसके गुस्से का समर्थन नहीं किया था, बल्कि माखौल उड़ाया था कि अब इसे उधर का पक्ष लेने लगे हो। बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त कर पाया था वो। ढेर सारा आक्रोश मन में लेकर वह इस विवाह के लिए तैयार हुआ था। उन अपरिचित लोगों के प्रति एक अनाम रोष, उस अनदेखी लड़की के प्रति एक अभिव्यक्त खींच उसके हृदय में बैठ गई थी। इसी कारण उसने न उन लोगों से कभी बात की, न कभी भाऊ वधू को देखने की इच्छा ही प्रकट की। माँ ने साफ कह दिया कि जब ताऊ जी के वचनों की रक्षा करनी है, तब देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है। बिना किसी उमंग के उसने छुट्टी के निर्लिप्त भाव से सारी रस्में अदा कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे बारात की तैयारी शुरू हो गई थी, उसे लगने लगा था जैसे वे लोग दल बांधकर किसी गढ़ को जीतने जा रहे हैं। शत्रु पक्ष को नीचा दिखाने के सारे गुण जैसे सेना को रटाए जा रहे थे, और इस बीच जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उसकी सहानुभूति उस दूसरे पक्ष के साथ होती जा रही थी। बारात चलने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ढेर सारे रस्म और रिवाजों को निपटाते विनय तंग आ चुका था। इन सारे ढकोसलों से, अपनी कार्टूनी पोशाक से उसे उबकाई से आने लगी थी। सोच रहा था कब ओके का सिग्नल मिले और कब वो बाहर जाकर खुले में सांस ले। चलने की बिला हुई तो पैर छूने का दौर शुरू हुआ। औरतों की इस भीड़ में चाची, बुआ, ताई, दीदी आदि के पैर पड़ता हुआ वो माँ को खोजने लगा, पर उस अपार भीड़ में वो कहीं नहीं थी।
माँ कहाँ है? सुमी से टकराते ही उसने धीरे से पूछा। सुमी ने भीतर आंगन की तरफ इशारा कर दिया। उस भीड़ को चीरता हुआ विनय तीर की तरह अंदर चला गया। आंगन में तुलसी के चौरे के पास माँ चुपचाप निशब्द खड़ी थी। जब जब गांव किसी की शादी में आना पड़ा है, माँ को इसी तरह उदास, उपेक्षित और निराभरण देखा है। शहर में रहती है तो नौकरी के बहाने कुछ पहनोट भी लेती है, पर यहाँ आते ही एक जबरदस्ती का बैराग जैसे उनके ऊपर लाद दिया जाता है। इस शादी के में आज तक यही होता है, पर क्या अपनी बेटी की शादी में भी माँ ऐसे ही अनादृत रहेंगी? माँ के प्रति ममता से उसका मन भर आया। उसके पैर छूने की बजाय उसने उन्हें अंक में भर लिया। वो जान गया था इस समय माँ को सांत्वना देना की आवश्यकता है, श्रद्धा की नहीं। अरे विनय, कहाँ रह गया तू? पंडित जी उधर जल्दी मचा रहे हैं। झमाझम करती बुआ अंदर आई तो माँ बेटे दोनों छिटक कर खड़े हो गए। पीछे पीछे अक्षत रोली का थाल लिए ताई जी भी चली आई। बोली तो कुछ नहीं, पर उनकी कठोर मुख मुद्रा पर शिकायत साफ झलक रही थी। वो सजी धजी आकृतियाँ और रोली का थाल, विनय को पता नहीं एकदम क्या सूझा। उसने एकाएक वो थाल माँ के आगे करते हुए कहा, मेरा टीका करो माँ। माँ विस्फारित नेत्रों से उसे देखती रह गई। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? जब भी परीक्षा के लिए या इंटरव्यू के लिए घर से चला हूँ, तुमने आशीर्वाद दिया है ना। आज तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहा हूँ, आज आशीर्वाद नहीं दोगी? माँ प्रस्तर मूर्ति से निश्चल बनी रही। उनके आंसू भी जैसे पलकों पर ही जमकर रह गए। वो एकदम अधीर होती, थाल लेने की चेष्टा करती हुई बोली, समझता तो कुछ है नहीं, बस जीत किए जाएगा। बाहर चल जल्दी, भैया नाराज हो रहे हैं। पर आरती का थाल उनके हाथ में ना आ सका। विनय उसे बहुत दृढ़ता से पकड़े हुए था। उसमें भी दृढ़, उससे भी सख्त स्वर में उसने कहा, बुआ जी मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ, पर आप भी इतना जान लीजिए कि माँ से अधिक मंगलमय मेरे लिए कुछ नहीं है। यदि उसके लिए मेरा अकल्याण होता है तो फिर मेरा कल्याण संसार में कोई शक्ति नहीं कर सकती। सिर्फ कहकर ही उसने संतोष नहीं किया। उसने माँ की उंगली पकड़कर रोली में डुबोई और माथे से छुआ भी। फिर उसके पैर छूता हुआ सर्र से बाहर निकल गया। वो जानता था उसके जाते ही माँ भर भरा कर रो पड़ेगी, पर उसने चिंता नहीं की। वो समझ गया कि घर भर की आंखें उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही हैं, पर उसने परवाह नहीं की। वो उसी तरह सिर उठाए बाहर आया और सजी सजाई जीप में तन कर बैठ गया। अब न उसे ताऊ जी का डर था न ताई जी का। एकाएक जैसे उसमें शक्ति का संचार हो गया था। उसने सोच लिया था अब अगर कोई बाराती वहाँ ऊटपटांग हरकतें करेगा तो सख्ती से टपट लेगा। बिट्टू की कोई बदतमीजी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ताऊ जी या जीजा जी लोग लेन देन पर चक चक करेंगे तो वो पत्थर की तरह हट जाएगा। पता नहीं क्यों उसे विश्वास हो गया था कि वो अकेले इन सब से लोहा ले सकता है। माँ के मंगलमय आशीर्वाद का कवच जो था उसके पास। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।